हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो क्या हाल चाल। आई होप कि आप लोग बहुत ही मस्त होंगे और बहुत ही तंदुरुस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही मस्त और एक नंबर की चल रही होगी। क्योंकि आप लोग जो अनसॉल्व पेपर हल कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि मैं जो आप लोगों का अनसॉल्व पेपर हल करा रहा हूँ उसमें का जो केमिस्ट्री का आज देखिए रसायन विज्ञान का ये सेट नंबर कौन सा है। सेट नंबर आपका ये अंतिम वाला यानी कि सेट नंबर 7वां है। ठीक है, तो आप लोग अगर 6 सेट नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देखिए और वहां पर जाकर आप लोग सारी वीडियो पा सकते हैं सेट नंबर 1 से लेकर के 6 7 तक। ठीक ना, यानी कि 6 सेट में पूरा टोटल करा चुका हूं, वो भी वन शॉर्ट वीडियो के रूप में। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। देखिए, अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो 7460012763 इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करिए, व्हाट्सअप करिए और आप लोग पीडीएफ खरीद लीजिए। ठीक ना, सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी 4 साल 5 साल की। ठीक है, अब देखिए हम लोग यहाँ पर चलते हैं। आपकी ये कौन सा सेट है? 7वां सेट चल रहा है। 7वां सेट का आपका जो प्रश्न नंबर है, प्रश्न नंबर 2 दो पूरा हो चुका है। प्रश्न नंबर 3 का ख तक हो चुका है। ठीक है, यहाँ तक हो चुका है। यहाँ से अब हम लोग चलेंगे टालिन अभिकर्मक। तो यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन के साथ हम पहले लिख लेते हैं, उसके बाद ही आपको समझाते हैं। तो यहाँ पर देखिए टालिन अभिकर्मक क्या है। एल्डिहाइड की टालिन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो यहाँ पर देखिए टालिन अभिकर्मक क्या है। अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट का विलयन टालिन अभिकर्मक कहलाता है। क्या कहा है, देखिए यहाँ पर बहुत ही एग्जाम्पल, मतलब इसकी जो परिभाषा है बहुत ही सरल है। क्या है? अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट का विलयन टालिन अभिकर्मक कहलाता है। ठीक ना, अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट का विलयन ही क्या कहलाता है? टालिन अभिकर्मक कहलाता है। जैसे यहाँ पर देखिए इसका फार्मूला होता है AgNH3 का ट्वाइस। AgNH3 का ट्वाइस यानी कि 2 है और यहाँ पर प्लस चार्ज लगा, यहाँ पर OH माइनस लगा, यही आपका टालिन अभिकर्मक हो गया। अब ये कहा है कि एल्डिहाइड की टालिन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण। तो यहाँ पर देखिए एल्डिहाइड RCHO, जहां पर CHO लगा हो वहां पर एल्डिहाइड ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर RCHO तो एल्डिहाइड है। R क्या केमिकल ग्रुप है। ठीक है, यहाँ पर 2 है आपका, ये 2 बार लिया गया है टालिन अभिकर्मक को। तो यहाँ पर AgNH3 का ट्वाइस प्लस चार्ज ऊपर है और OH माइनस है। ये पूरा आपका टालिन अभिकर्मक होता है। ठीक है, जब इसके साथ इसकी रिएक्शन होती है तो ये बनता है RCOO। यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाता है, हाइड्रोजन निकल जाता है, यहाँ पर आकर H2O बन जाता है। H2O नहीं, हाइड्रोजन बन जाता है गैस। ठीक है, तो यहाँ पर डबल O हो जाता है। उसके बाद जो आपका नाइट्रोजन है ये अमोनियम इस पर जुड़ जाता है, NH4 जुड़ता है। क्या जुड़ता है? NH4 जुड़ता है। ठीक है, NH4 NH3 जुड़ेगा और एक हाइड्रोजन तो है ही, एक हाइड्रोजन है तो वही एक हाइड्रोजन यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए RCOONH4 प्लस में 2Ag। ये जो 2Ag आपका निकलता है ये नीचे की ओर दिखाया गया है कि ये नीचे रह जाता है, क्योंकि यह एक दर्पण के रूप में होता है जिसको बोला जाता है रजत दर्पण। क्या बोलते हैं इसको? रजत दर्पण बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 3NH3 यानी कि 3 गो NH3 बाकी जो है सब निकल रहे हैं। यानी कि देखिए यहाँ पर 2 NH3 था तो 2 से गुणा हुआ तो 4NH3 हुआ, तो NH3 एक यहाँ पर आया, 3 NH3 यहाँ पर, 4NH3 हो गया। ठीक है, ठीक ना, तो यहीं पर और प्लस में H2O आपका जल निकल जाता है बाहर। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 3 का घ। प्रश्न नंबर 3 का घ है प्रोटीनों की प्रोटीनों के विकृतीकरण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्रोटीनों के विकृतीकरण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना। ये क्वेश्चन आपका आ चुका है सेट नंबर 4 में 347 GC जो कोड है 2024 का जो प्रश्न है 7 का ख अथवा देखना है। ठीक ना, अथवा वाला। तो चलिए वहां पर चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 का ख है, अथवा वाला क्वेश्चन है। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। पहला है प्रोटीन का विकृतीकरण। तो यहाँ पर देखिए प्रोटीन का विकृतीकरण हम लिखे हैं और ये देखिए क्या है। प्रोटीन उष्मा खनिज अम्ल एवं क्षारों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होती है। जो आपकी प्रोटीन होती है वह उष्मा खनिज और अम्ल के प्रति क्या होती है? उन क्षारकों के प्रति क्या होती है? अत्यधिक संवेदनशील होती है। ठीक है, जब प्रोटीन को गर्म किया जाता है या अम्ल युक्त सांद्र लवणों से अभिकृत किया जाता है तो प्रोटीन का स्कंदन या अवक्षेप हो जाता है। ठीक ना, स्कंदन हो जाता है यानी कि वो प्रोटीन रुक जाता है। यह क्रिया प्रोटीन का विकृतीकरण कहलाता है। ठीक है, यह क्रिया क्या कहलाता है? प्रोटीन का विकृतीकरण कहलाता है। विकृतीकरण में
प्रोटीन की प्राथमिक संरचना नहीं बदलती। जो आपकी प्रोटीन की प्राथमिक संरचना होती है वो नहीं बदलती है विकृतीकरण में, और द्वितीयक, देखिए यहाँ पर द्वितीयक तथा तृतीयक संरचना बदल जाती है। तो बस इतना ही लिखना है, प्रोटीन का विकृतीकरण में इतना ही लिखना है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपका आता है प्रश्न नंबर 4, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 है, प्रश्न नंबर 4 का क, मोलल अवनमन स्थिरांक को परिभाषित कीजिए। क्या करना है, मोलल अवनमन स्थिरांक को परिभाषित कीजिए। 25 ग्राम एथिलीन, ये यहाँ पर से न्यूमेरिकल, ठीक है, क्वेश्चन है। 25 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल, ठीक है, जिसका फार्मूला है C2H6O2 के 300 ग्राम जल में बने जलीय विलयन के हिमांक की गणना कीजिए। जल के मोलल अवनमन स्थिरांक का मान 1.86 किलोग्राम मोल इनवर्स तथा जल का हिमांक दिया है 273.15 केल्विन, ठीक है। मोलल अवनमन स्थिरांक को पहले हम लोग परिभाषित कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर किसी विलेय के एक मोल को, किसी विलेय के एक मोल को विलायक के 1000 ग्राम यानी कि 1 किलोग्राम में कह सकते हैं, या 1000 ग्राम में कहिए, ठीक है, में घोलने पर हिमांक में जो अवनमन, अवनमन का मतलब होता है कमी, ठीक ना, यहाँ पर कोष्टक में हम लिख दिए हैं, जो अवनमन या कमी होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं, ठीक है। देखिए किसी विलेय के एक मोल को विलायक के 1000 ग्राम या कह सकते हैं 1 किलोग्राम में घोलने पर हिमांक में जो अवनमन होता है या फिर कह सकते हैं जो कमी होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। किसी विलेय के एक मोल को विलायक के 1000 ग्राम में घोलने पर हिमांक में जो कमी होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। इसको 3 बार पढ़ेंगे तो इसको याद कर लेंगे। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है 25 ग्राम एथिलीन को ग्लाइकॉल, जो यहाँ पर एथिलीन ग्लाइकॉल है, इसको हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पर हल किए हैं, तो यहाँ पर इसको आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ पर देखिए दिया है, क्या दिया है, यहाँ पर लिखिए दिया है, क्या दिया है, देखिए KF यानी कि आपका स्थिरांक जो है दिया है 1.86, कितना है 1.86। अभी मैं क्वेश्चन आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। और डेल्टा TF का मान निकालना है, क्वेश्चन कहाँ गया हम खोज रहे हैं अभी, ठीक है। यहाँ पर स्मॉल w का कितना मान दिया है आपका, स्मॉल w का 25 ग्राम दिया है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मैं निकाल लिया हूँ। यहाँ पर देखिए ये 25 ग्राम एथिलीन है, तो ये 25 ग्राम है जो है स्मॉल w का मान है। स्मॉल w का मान छोटा वाला जो ग्राम में रहेगा वो स्मॉल w का मान रहेगा, और जो बड़ा वाला मान रहेगा वो कैपिटल W का, यानी कि ये 300 ग्राम कैपिटल W का मान है। अब देखिए यहाँ पर कैपिटल W का मान 300, यम का मान जो अणुभार हम लोग निकालेंगे एथिलीन ग्लाइकॉल से निकालेंगे, उसके अणुभार निकाल करके, यानी कि योग करके भारों का। तो यहाँ पर C2H6O2 है, तो C2 है तो यानी कि एक कार्बन का 12 होता है, 12 दूना के 24, 2 कार्बन का 24 होगा। एक हाइड्रोजन का 1 होता है, 6 हाइड्रोजन का 6 होगा। ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पर 32 होगा। 24 30 ये हो जाएगा, 24 36 30 और 32 हो जाएगा 62 ग्राम आपका यम का माना जाएगा, ठीक है। जल में जो विलायक है, यानी कि विलायक का हिमांक दिया, यानी कि जल का हिमांक दिया, ठीक है। विलायक का हिमांक कितना है 273.15। यहाँ पर देखिए भाई दिया है, यहाँ पर देखिए जल का हिमांक यानी कि विलायक का हिमांक, ठीक ना, 273.15 केल्विन दिया है। उसके बाद देखिए ये फार्मूला लगाएंगे हम लोग, डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू में स्मॉल w इंटू में 1000 बटे में कैपिटल W गुणे में यम, यानी कि ये आपका मोलर द्रव्यमान विलेय का, ठीक है। उसके बाद देखिए हल करेंगे, मान रखेंगे यहाँ पर देखिए के आपका मान 1.86 रखे, गुणे में 25 मान W का मान, और 1000 तो है ही, W कैपिटल W का मान 300, यम का मान 62 आया था, रख दिए। अब देखिए काटने की बारी, आप अपने मन से नहीं काटिएगा, देखिए हम बता रहे हैं कैसे काटे हैं। यहाँ पर 2 जीरो काटे और 2 दशमलव हटाए, ठीक है, 2 अंक पर दशमलव था, 1 2, तो ये दशमलव हटाए तो 2 जीरो काट दिए, ठीक है। बात समझ में आई ना यहाँ तक। 1 जीरो से 1 जीरो कटा, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। उसके बाद देखिए क्या होता है, यहाँ पर 3 बचा। अब 3 से हम लोग इसको काटेंगे, 3 छक्का 18, 3 छक्का 18 और 3 दूना के 6, या 3 छक्का 18 हुआ, 3 दूना के 6, तो 62 आ गया, ठीक है। 62 आ गया ऊपर, और नीचे जो आपका बचा है 10 बचा, यानी कि यहाँ 30 बचा था तो 3 से कट गया तो 10 बचा है ना, 10 बचा। अब देखिए यहाँ पर ऊपर 62 गुणे 25, नीचे 62 10 गुणे 62, तो 62 से 62 काट दीजिए, ठीक है। 62 से 62 कट गया, 25/10 आ गया, तो 25/10 यानी कि 2.5 केल्विन, 2.5 केल्विन आया। अब देखिए जो फार्मूला होता है डेल्टा TF हिमांक में अवनमन का, तो यहाँ पर देखिए विलायक का हिमांक माइनस विलयन
का हिमांक होता है। तो विलायक का हिमांक आपका दिया कितना 273.15। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया ना, विलायक का हिमांक कितना है 273.15 दिया है, ठीक है। उसके बाद आपका विलियन का हिमांक कितना आ गया 205 आ गया, 2.5 आ गया। ये जो आपका आया है पूरे विलियन का हिमांक आया है, ठीक है। आपको विलियन का विलियन का हिमांक आ गया। अब देखिए ये जो पूरा डेल्टा टीएफ हिमांक में अवनमन है, इसका देखिए विलियन का हिमांक जब निकालेंगे तो यहाँ पर मान रखेंगे, यहाँ पर जो डेल्टा टीएफ का मान है इसको हम लोग इधर भेजेंगे और इसको इधर भेजेंगे। बात समझ में आई ना। इसको हम लोग देखिए, इसको इधर भेजेंगे, इसको इधर भेजेंगे। तो ये विलियन का हिमांक निकालना है तो इसको इधर भेज दिए और डेल्टा टीएफ को इधर भेज दिए, तो भी वही बात है, माइनस प्लस चेंज नहीं होगा, वही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मान रखेंगे 2.5 रख दिए। अब देखिए इसमें से क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 273 में से 2 जाएगा तो 2.5 जाएगा इसमें से, तो घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 270.65 केल्विन, ठीक ना। जो आपका विलियन का हिमांक निकालना था वो आपका निकल गया। तो यही आपका आंसर आ जाएगा 270.65 केल्विन। आगे चलते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 4 का ख है। तो यहाँ पर देखिए ख है, कोलराउस के नियम को समझाइए, इसके अनुप्रयोग को लिखिए। तो यहाँ पर देखिए सेट नंबर 6 का सेट नंबर 6 देखिए, यहाँ पर प्रश्न नंबर कौन सा 4 का ख देखिए, यहाँ पर 347 जी इसका कोड है। तो हम लोग चलते हैं उसमें देख लेते हैं इसको। हाँ, यहाँ पर देखिए प्रश्न है, वैद्युत रासायनिक सेल तथा वैद्युत अपघटनित सेल के बीच अंतर को स्पष्ट कीजिए। कोलराउस नियम का उल्लेख कीजिए तथा इसके अनुप्रयोग को लिखिए, ठीक है। तो यही क्वेश्चन है। आगे चलते देखिए, ये नेक्स्ट पेज पर लिखे हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखे हैं तो देखिए यहाँ पर है आपका ये कोलराउस का नियम। तो कोलराउस का नियम देखिए, अनंत तनुता पर, क्या, अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दे अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर, ये आपका अनंत है, ठीक है, ये अनंत है, ये अनंत है। अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर, ये वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों, ये विलयन में उपस्थित ये धनायन है और ये ऋणायन है, ठीक है। धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं की, ये देखिए मोलर, ये चालकता है, ठीक ना। मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है, ये योग है, ठीक ना, यानी योग के बराबर होती है, योग के क्या होती है, बराबर होती है। बात समझ में आई ना, ये बस यही कहना है। अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकता है, मोलर चालकता के योग यानी कि जोड़ के बराबर, ये बराबर होता है, ठीक है। बात समझ में आ गई ना, बस वही समझना था। ये आपका है कोलराउस का नियम। उसके बाद इसका अनुप्रयोग है, ये अनुप्रयोग है, ठीक है। अनुप्रयोग वियोजन की कोटि के लिए है। यहाँ पर देखिए, किसी सांद्रता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता तथा अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य की मोलरता के अनुपात को विभाजित वियोजन की कोटि कहते हैं, ठीक ना। ये वियोजन की कोटि कहते हैं इसको, किसको, किसी सांद्रता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता तथा अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य की मोलरता के अनुपात को वियोजन की कोटि कहते हैं। तो ये देखिए ये इसको दर्शाया गया, अल्फा इक्वल टू हो जाएगा आपका ये मोलर चालकता, यानी कि ये आपका लैम्बडा है, ठीक ना। क्या, ये लैम्बडा, इसको बोलते हैं लैम्बडा, ठीक ना। लैम्बडा नहीं लैम्बडा, ठीक ना। लैम्बडा सी है, मोलर चालकता है ये, ठीक ना, मोलर चालकता है। और ये इनफाइनाइट, ये अनंत है चालकता, ठीक ना। मोलर चालकता ये अनंत तनुता पर है, ठीक है। तो ये इसके अनुपात के क्या है, अनुपात के बराबर वियोजन की कोटि होती है, ठीक ना। इसी को कहते हैं, ये जो आपका है अल्फा इक्वल टू आएगा ये लैम्बडा सी, ये सी पावर यम है, और ये सी और यम बटे में लैम्बडा इनफाइनाइट यम। तो ये आपको अनुप्रयोग में इतना ही लिखना है, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है। इतना लिख देंगे आपको फुल नंबर मिलेगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। और अगर एक अनुप्रयोग और लिखना चाहते हैं तो ये भी लिख सकते हैं, कोलराउस नियम की सहायता से दुर्बल विद्युत अपघट्यों की अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात की जा सकती है, ठीक है। कोलराउस के नियम की सहायता से दुर्बल विद्युत अपघट्यों की अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात की जा सकती है। अरे जो परिभाषा में था वही अनुप्रयोग में भी लिखना है, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके देखिए सामने यहाँ पर है, प्रश्न नंबर 4 का ख। तो यहाँ पर है,
खा का दूसरा आइए, ठीक है। किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन की मोलर चालकता को परिभाषित कीजिए। किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन की मोलर चालकता को परिभाषित करना। ये देखिए आपका सेट नंबर 3 में 347 GB का प्रश्न नंबर 5 क देखिए, 5 का क देखना है। तो यहाँ पर चलिए हम लोग देख लेते हैं इसको भी। यहाँ पर देखिए वही क्वेश्चन है, मोलर चालकता को समझाइए। तो यहाँ पर भी देखिए एक यहाँ पर सेट में मिला है, सेट नंबर 346 में है, FZ में प्रश्न नंबर 4 का ख देखना है। तो चलिए वहाँ पर चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मिला, ठीक ना, 4 का ख देखिए, किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन की चालकता एवं मोलर चालकता की परिभाषा दीजिए। तो यहाँ पर देखिए चालकता है, मोलर चालकता, यहाँ पर ऊपर चालकता थी, ऊपर ये, और ये मोलर चालकता। तो यहाँ पर देखिए किसी विलयन के एक निश्चित आयतन में उपस्थित विद्युत अपघट्य के एक मोल द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों की चालकता मोलर चालकता कहलाती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए किसी विलयन के एक निश्चित आयतन में, उसका जो आयतन हो क्या होगा, निश्चित रहेगा, ठीक है। आयतन निश्चित है, आयतन में उपस्थित विद्युत अपघट्य के एक मोल जिसकी बात करें, एक मोल, ठीक है, एक मोल द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों की जो चालकता होगी वही क्या कहलाती है, आपकी मोलर चालकता कहलाती है। देखिए इसे हम लोग लैम्डा यम, इसको किसे, लैम्डा यम से प्रदर्शित करते हैं, ठीक ना। किसे दर्शाते हैं, इसको लैम्डा यम से प्रदर्शित करते हैं। बात समझ में आई, आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 का ख हो गया आपका, प्रश्न नंबर 4 का ग पर आते हैं। यहाँ पर देखिए अभिक्रिया की आणविकता तथा कोटि में अंतर स्पष्ट कीजिए, भी बार बार पूछ रहा है, ठीक ना। 2025 में आने की संभावना इसकी ज़्यादा है, ठीक है, ये आएगा, ठीक ना, लिख लो यार इसको, ये आएगा। आणविक तथा कोटि में अंतर प्रदर्शित कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 3/4 पूर्ण होने में लगा समय उसकी अर्ध आयु का 2 गुना होता है। तो यहाँ पर देखिए उत्तर है अभिक्रिया की आणविकता तथा कोटि में अंतर आपको कहाँ मिलेगा, सेट नंबर 2 में 347 GA का प्रश्न नंबर 4 का ख देखिए वहां पर मिलेगा ये। अब चलते हैं यहाँ पर, पहले इसको देख लेते हैं, उसके बाद ही क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखिए आ गए हैं प्रश्न नंबर सेट नंबर 2 में, और प्रश्न नंबर 4 का ख है। देखिए अभिक्रिया की कोटि एक और अभिक्रिया की आणविकता है, ठीक है। अभिक्रिया कोटि में पहला है, इसे प्रयोगों द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। जो अभिक्रिया की कोटि है इसको कैसे ज्ञात करते हैं, प्रयोगों द्वारा ज्ञात करते हैं। और इसमें देखिए इसे क्रिया विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो इसको किससे, क्रिया विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरी पॉइंट है, किसी अभिक्रिया की कोटि शून्य, पूर्णांक, धनात्मक, ऋणात्मक तथा भिन्नात्मक भी हो सकती है। किसी भी अभिक्रिया की जो कोटि होगी वो शून्य हो सकती है, पूर्णांक हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है तथा भिन्नात्मक भी हो सकता है, भिन्न के रूप में भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये जो आणविकता है, आणविकता शून्य, ऋणात्मक तथा भिन्नात्मक नहीं होती है, ठीक ना। जो आपकी आणविकता होती है ये क्या होती है, शून्य नहीं हो सकती है, ऋणात्मक नहीं होगी और भिन्न के रूप में नहीं होगी। उसके बाद देखिए तीसरी पॉइंट है, कोटि सरल व जटिल दोनों प्रकार की अभिक्रिया का ज्ञात किया जा सकता है। जो कोटि होती है सरल व जटिल दोनों प्रकार की अभिक्रियाओं का ज्ञात किया जा सकता है, लेकिन आणविकता में केवल सरल तथा प्रारंभिक अभिक्रिया का ज्ञात किया जा सकता है। जो आणविकता होती है वो केवल सरल तथा प्रारंभिक अभिक्रियाओं का ज्ञात किया जा सकता है। उसके बाद चौथी पॉइंट है, यह एक प्रायोगिक मान होता है। जो आपका अभिक्रिया की कोटि होती है ये कैसा मान होता है, एक प्रायोगिक मान होता है। यह एक, इसमें देखिए आणविकता में यह एक सैद्धांतिक मान होता है। कैसा मान होता है, सैद्धांतिक मान, ठीक ना। यह कैसा मान होता है, एक सैद्धांतिक मान होता है। यहाँ पर देखिए पांचवी पॉइंट है, कोटि अभिक्रिया के वेग तथा अभिकारक अणुओं सांद्रता के बीच संबंध बताता है, ठीक है। जो आपकी कोटि होती है वह अभिक्रिया के वेग तथा अभिकारक अणुओं सांद्रता के बीच संबंध बताता है। और देखिए जो ये आणविकता होती है, आणविकता किसी सरल अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को बताता है। जो आणविकता होती है क्या बताती है, कि किसी सरल अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को बताता है कि उसमें कितने अणु शामिल हैं, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसी क्वेश्चन में न्यूमेरिकल से उसको देख लेते हैं। अब देखिए इसमें एक न्यूमेरिकल पूछा है कि प्रदर्शित कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 3/4 पूर्ण होने में लगा समय उसकी अर्ध आयु का 2 गुना होता है, ठीक है। ये सिद्ध करना है कि जो आपकी प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है उस अभिक्रिया की 3/4 पूर्ण होने में लगा समय अर्ध आयु का जो होता है 2 गुना होता है, ये सिद्ध करना। तो देखिए फार्मूला उसके लिए आपको हम बताएंगे। यहाँ पर देखिए अगर
ये एक्स का मान यहाँ पर तो दिया नहीं, आप कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ पर कहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 3/4, 3/4 का मतलब समझिए, 1/4 का मतलब होता है 1/4, 1/4 का मतलब क्या होता है 1/4, तो 3/4 का मतलब क्या होगा 3/4, तो यक्स का मान क्या आ जाएगा आपका 3/4 आएगा, ठीक ना। एक आप ए बराबर क्या रखेंगे 1 रखेंगे, ए बराबर क्या रखेंगे 1 रखेंगे। जब आपका ये प्रतिशत नहीं दिया रहता है तो 1 लेते हैं, ए बराबर क्या लेंगे 1 लेंगे। यानी कि यहाँ पर कोई कहता है ना कि 20% पूर्ण होने में, 25%, 50%, 80% पूर्ण होने में, जब ये इस प्रकार से परसेंट के रूप में न दिया हो तो ए बराबर हम लोग हमेशा कितना लेंगे 1 लेंगे। ये बात गांठ बांध लो, पेपर में गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर मेरी बात अच्छी लगे तो कमेंट करिएगा। यहाँ पर देखिए के बराबर फार्मूला आपका होता है ये प्रथम कोटि का 2.303 बटे में टी लॉग बेस में 10 है, और ये ए बटे में ए माइनस यक्स। ए का मान रखेंगे 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, एक्स का मान है आपका 3/4, तो 3/4 यहाँ पर रख दिए, ठीक है। यहाँ और ये सब चीज़ें उसी तरीके ये सब चीज़ों में चेंज नहीं करना, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करके ल स लेकर के जैसे लगाते हैं ना, बच्चों वाला गेम खेल है, उसी प्रकार से इसको खेल देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 4 हो जाएगा यहाँ पर, और ये 4 इसमें मल्टीप्लाई कर दे 4-3/4, तो यहाँ पर 4-3/4 और 4 ऊपर जाएगा, तो 4 बटे यहाँ पर घटाएंगे, 4 में से 3 जाएगा तो 1 आएगा, तो 4/1 हो जाएगा, ठीक है। बाकी देखिए ये सब चीज़ें वही रहेगा, 4/1 हो गया, हम खाली इसको समझा रहे हैं क्योंकि बाकी चीज़ वो उसी तरीके से। अब हम लोग 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2, 4 को क्या लिख सकते हैं 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 2, लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर 2 के पावर 2, ये बेस 10 है जो है, ठीक है, वही है। एक को हम उसी तरह मतलब एक का मतलब ही खत्म हो गया यहाँ पर, एक का मतलब खत्म, यानी कि नीचे एक है ना, ऊपर आता तो बात समझ में आती, नीचे तो खत्म कहानी। तो 4 बराबर हम 2 के पावर 2 लिख लिए यहाँ पर। आप देखिए 2 के पावर 2 को हम लोग कैसे चेंज करेंगे, जो देखिए लाग 2 के पावर 2, यहाँ पर देखिए अगर लाग यहाँ पर देखिए लाग यहाँ पर लाग यन के पावर यम के पावर यन है, तो इसका फार्मूला होता है यन लॉग यम, हम लोग लिख सकते हैं इसको, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, तो यन लॉग यम लिख दिए, तो यन का मतलब 2 आगे आ जाएगा पावर वाला, 2 log 2 हो गया, ठीक है। अब log 2 का मान आपका होता है देखिए 0 यहाँ पर 0 लगा नहीं है, 0.3010 होता है, यानी कि 3010 कहते हैं, 0.0 अरे 0.3010 कहते हैं, ठीक है। अब 0.3010 का मान रख दीजिए यहाँ पर, मान रखें यहाँ पर, मान रख दीजिए। अब इसका इसका मल्टीप्लाई जब करेंगे तो इतना आता है 0.693, कितना आएगा 0.693, 2 गुणे ये 2 आगे आ गया, 2 गुणे 0.693 बटे में टी, ये समीकरण 1 मान लीजिए, क्या मानेंगे आप लोग समीकरण 1। अब देखिए यहाँ पर कहा है कि उसकी अर्ध आयु का 2 गुना होता है, तो अब अर्ध आयु का फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए अर्ध आयु का फार्मूला हम लगाएंगे यहाँ पर अर्ध आयु से। अर्ध आयु का फार्मूला क्या होता है के इक्वल टू 0.693 होता है, क्या होता है के इक्वल टू 0.693 बटे में टी हाफ, यही अर्धायु होता है, ठीक है। अर्धायु को समीकरण नंबर 2 मानिए। अब देखिए के बराबर ये भी है, के बराबर ये भी है, दोनों के बराबर है, तो दोनों को बराबर में कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए इसके बराबर इसको लिख दिए, इसके बराबर इसको लिखिए, यहाँ पर 2 गुणे 0.693 बटे में टी बराबर में 0.693 बटे में टी हाफ, यानी कि हाफ टी है, ठीक है। उसके बाद इसको हम लोग क्या करेंगे 0.693 कट जाएगा, कट गया। अब इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 टी हाफ, यानी कि 2 गुणे टी हाफ बराबर टी, यानी कि टी बराबर आपका आ जाएगा 2, यानी कि 2 गुना किसका अर्ध आयु का, जो आपका जो 3/4 पूर्ण होने में लगा समय है वो अर्ध आयु का कितना होता है 2 गुना होता है, ठीक है। बात समझ में आई ना, यही सिद्ध करना तो आपका सिद्ध हुआ, पेपर में गलती नहीं होनी चाहिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अरे यार बहुत ही अच्छे से समझाते हैं आप लोगों को ना, आप लोग बहुत ही अच्छे से समझा करिए, और बहुत ही मतलब बेहतरीन मतलब लिख कर लाते हैं आपके लिए। यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 4 का घ है, पहला है लैंथेनाइड संकुचन को कारण सहित स्पष्ट कीजिए। अब देखिए यहाँ पर लैंथेनाइड संकुचन क्या होता है। लैंथेनाइड संकुचन का मतलब है कि परमाणु संख्या बढ़ने के साथ साथ इनका आकार लगातार कम होता जाता है, यानी कि जितनी परमाणु संख्या बढ़ेगी, यानी कि मान लीजिए किसी का हाइड्रोजन का 1 है, मान लीजिए अब लैंथेनाइड में अगर कोई है उसका 1 है, उसका 10 है, उसका 20 है, उसका 25, जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ेगी उसका जो आकार होगा लगातार कम होता जाता है, ठीक है। इसके कुछ कारण निम्न है। यहाँ पर कारण देखिए, पहला है परमाणुओं की बढ़ती मात्रा के साथ बढ़ते आवेशों को संतुलित करने में एफ ऑर्बिटल, जो आपका एफ ऑर्बिटल होता है वो शील्ड की
विफलता, ठीक ना। परमाणु की बढ़ती मात्रा के साथ बढ़ते आवेशों को संतुलित करने में एफ ऑर्बिटल शिल्ड की विफलता होती है इसमें। कारण ये पहला। दूसरा कारण, लैंथेनाइड संकुचन के कारण लैंथेनाइडों के रासायनिक गुणों में बहुत कम बदलाव होता है। दो लैंथेनाइड संकुचन होते हैं, उसमें लैंथेनाइड के रासायनिक जो गुण होते हैं उसमें बहुत कम बदलाव होता है, इसलिए इन्हें शुद्ध अवस्था में पाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। जो लैंथेनाइड संकुचन होता है इनको हम लोग जो ये जो तत्व होते हैं इनको क्या शुद्ध अवस्था में पाना बहुत ही मुश्किल होता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा था Zn2+, Zn के पावर +2 है, Zn+2 लवण सफ़ेद होते हैं जबकि Cu2+ लवण नीले रंग के होते हैं। क्यों होता है ऐसा, आपको देखिए मैं बताऊं। Zn2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3D10 है, यानी कि ये पूरा कोष इसका भरा है, ठीक ना। जो डी वाला उपकोष है इसका भरा हुआ है, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन इसमें पूरा है, क्योंकि डी वाले पर कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, 10 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। तो यहाँ पर 3D10 है, पूरा भरा है। जिसमें डी उपकोष पूर्ण है, जिसके कारण यह रंगहीन अर्थात सफ़ेद है, ठीक ना। ये क्या है, रंगहीन होता है, इसी के कारण होता है क्योंकि इसका जो उपकोष होता है, जो 3D होता है, ये डी वाला ये पूरा भरा होता है, इसी के कारण ये सफ़ेद होता है, यानी कि रंगहीन होता है। जबकि अब देखिए Cu2+ है, Cu2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3D9 होता है, क्योंकि ये कापर जो है 29 पर है, जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 3D9 है, ठीक है। जिसमें डी उपकोष अपूर्ण है, जो आपका डी उपकोष ये पूरा भरा नहीं, अपूर्ण है, ठीक है। जिसके कारण यह रंगीन अर्थात नीला रंग का होता है। तो ये यही कारण है कि जो आपका कापर होता है वो क्या होता है, रंगहीन होता है, रंगीन होता है, यानी कि नीला रंग का होता है। और Zn+2 जो होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर इसका जो डी वाला उपकोष होता है पूरा पूर्ण रूप से भरा होता है, इसलिए यह सफ़ेद रंग का होता है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को वीडियो बहुत ही अच्छी लगी हो, और वीडियो बहुत ही अच्छी थी। जो क्वेश्चन था इसमें न्यूमेरिकल जो थे बहुत ही मस्त थे, और आपको अगर अच्छा समझ में आया हो ना तो आप पेपर में फाड़ दीजिएगा एकदम, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही था, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन की घंटी जोर से दबाइए, छोटा सा प्यारा सा कमेंट छोड़ कर जाइए मेरे लिए, ठीक है। बाय बाय।